बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल सबके जहन में है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, कयासबाजी का दौर जरूर जारी है। कुछ पर्चियां हमने बनाई हैं, इनमें वो नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रही हैं। निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते कि इन्हीं में से कोई होगा, लेकिन हाँ, चांसेस हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसे फैक्टर्स इन सब के साथ काम कर रही हैं। लेकिन फिर वही बात, बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, अब ये कुछ ऐसे फैक्टर्स पर काम करते हैं, ऐसे फैसलों के लिए जाने जाते हैं जो अकल्पनीय होते हैं। आप बनाते रहिए पर्चियां, आप करते रहिए डिस्कशन, एक ऐसा नाम आएगा जिसको फिर गूगल करना पड़ता है, और जब गूगल करेंगे तो एक लंबा चौड़ा इतिहास निकलकर सामने आता है। मुख्यमंत्रियों के तौर पर भी हमने देखा है और कई ऐसे फैसले आला कमान की तरफ से लिए गए हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी हैं, वहां से शुरू करूंगी। अनुपम प्रसून, अभिषेक पुंडीर, बीच बीच में मैं कार्तिक भी कह सकती हूँ, क्योंकि हम ये इनके 2 नाम हैं। ये रोहित पांडे, अक्सर हम आपको खबरें तो बताते हैं, लेकिन आज चर्चा करेंगे पर्ची निकालकर कि कौन हो सकता है प्रबल दावेदार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और पहले आप ये भी बता दीजिए कि हम पर्ची क्यों निकाल रहे हैं। हम पर्ची क्यों? ओह अच्छा, वो आप बताइए। होता ये है कि बीजेपी में एक नियम है। नियम ये कहता है, बीजेपी में जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसके लिए वोटिंग होगी। वोटिंग गुप्त रूप से होगी, मतलब गुप्त मतदान होगा, और उसके बाद जो जीतता है वहां से उसके नाम की घोषणा की जाती है। लेकिन अभी तक का इतिहास यही रहा है कि बीजेपी में कभी वोटिंग अध्यक्ष पद के लिए नहीं हुई। सीधे जो 20-22 लोग होते हैं वो प्रस्ताव रखते हैं, और प्रस्ताव को मतलब ध्वनि मत से उस पर हामी भरती जाती है और वो चुन लिया जाता है। और वो प्रस्ताव कैसे आता है? पर्ची में ही आता है। जैसे राजस्थान के सीएम के लिए वसुंधरा राजे को राजनाथ जी ने पर्ची आगे बढ़ाई थी। लेकिन ये पर्ची वाला सिस्टम तो हमने पहली बार ही देखा है। गुप्त रूप से होता हो तो नहीं पता, पर्ची ही आगे आपने देखा, पहले से पर्ची ही आती है। बंद लिफाफे में एक पर्ची आती है, पर्ची धीरे से टेबल पर खिसकाया जाता है। जो तत्कालीन अध्यक्ष होता है, मतलब जो वर्तमान अध्यक्ष होता है, वो खोलता है। और तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पर्ची से। अरे मैं नमस्कार, मेरा नाम है नमता चौधरी। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई थी। पर्ची खुली है। किसका नाम? राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह दिखा दीजिए भाई कैमरे पे, नहीं तो आप लोग नाम राधा मोहन सिंह की भाई फोटो पीछे ले आइए। अब राधा मोहन सिंह के बारे में, अच्छा मैं आप लोग से पूछता हूँ। राधा मोहन सिंह, अब चूंकि सब मैंने रोहित को भी सुना था। सबसे पहले रोहित जब ऑफिस आए थे तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि सर आपको पता है बिहार से एक राजपूत चेहरा बन रहा है बीजेपी का अध्यक्ष। क्यों आपने बोला था? देखिए पहली पर्ची भी खुल गई उनकी यहाँ पे राधा मोहन सिंह की। मैंने इसलिए कहा कि देखिए अभी बिहार से अच्छी खासी सीटें जीत कर आई जेडीयू, फिर चिराग पासवान भी वहाँ से अच्छा खासा जीते। बीजेपी का भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। अच्छा खासा नहीं रहा, नहीं खराब रहा। अगर गठबंधन का देखेंगे तो कहाँ 40 में से अगर आप 30 आपके पास हैं तो फिर कहाँ खराब? 29 सीटें, 11 लूज कर गए। तो चिराग पासवान के पास 5, मांझी के पास 1, जेडीयू और बीजेपी के पास कुल मिलाकर 29 सीटें। मतलब 40 पहले 39 थी, तो वो उस कंपैरेटिवली कह रहे हैं कि जिस तरीके से और प्रदेश में प्रदर्शन और क्या कहते हैं प्रदेश में प्रदर्शन रहा, वहां बिहार में तो 40 में 29 ठीक लग रहे हैं। यूपी में आप आधे से आधे आ गए, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिहार में इनका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई राजपूत कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं बना वहां से, एक ये कारण। दूसरा, राधा मोहन सिंह को इसलिए भी मनाया जा सकता है कि बिहार में अब चुनाव भी हैं, तो उनकी तैयारी भी क्या है बिहार चुनाव को लेकर। अगर सक्सेसफुल हो गए बिहार चुनाव में तो शायद कंटिन्यू करेंगे, नहीं 2 साल का कार्यकाल रहता, हटा भी दिए जा सकते हैं। मेरा यही केवल एक यही वो दिख रहा है कि राजपूत समाज से आ रहे हैं और नाराजगी राजपूतों की दूर हो, इसीलिए राधा मोहन सिंह को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि कई राज्यों में नाराजगी देखी गई, यूपी हो, आपका राजस्थान हो, गुजरात में भी देखी गई, हरियाणा में भी देखी गई। तो हो सकता है राधा मोहन सिंह पर दांव बीजेपी चले इस बार, मुझे भी ऐसा लगता है। देखिए राधा मोहन सिंह पुराने नेता तो हैं, बहुत पुराने नेता, और करीब 6-7 बार के वो सांसद हो गए। वो मतलब ऐसा है कि उनके सामने जो खड़ा होता है वो पहले अपनी हार तय मान चुका होता है। अभी हालत ऐसी हो गई कि पिछले 2 चुनाव में, मतलब 2019 और 2024 में, तो कम से कम यही जो इक्वेशन नजर आया उनके खिलाफ वो दिखा। अध्यक्ष पद के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे राजनाथ सिंह एक राजपूत चेहरे थे, वो अध्यक्ष थे। उनके बाद आप देखिए कि अमित शाह आए और फिर जेपी नड्डा आए, 2 मतलब ऐसा 2 चेहरे आए। तो हो सकता है कि राधा मोहन सिंह को बनाया जाए, लेकिन राधा मोहन सिंह के साथ एज फैक्टर, जो मेरी समझ है, एज फैक्टर शायद साथ नहीं दे रहा है। तो बीजेपी उन पे दाव नहीं खेलेगी, और उनकी कुछ कंट्रोवर्सीज रही हैं। अभी जैसे देखिए कि जेपी नड्डा को जब बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनके नाम के साथ कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी 2 तरीके की, मेरे कहने का मतलब 2 तरीके।
एक कंट्रोवर्सी आप सीधे विपक्ष पर फेंक सकते हैं। जैसे अमित शाह के ऊपर भी कंट्रोवर्सी थी, तो अमित शाह की कंट्रोवर्सी कि नहीं विपक्ष के द्वारा बनाया गया है, लेकिन राधा मोहन सिंह पर जो कंट्रोवर्सी थी वो उनके द्वारा किया गया था। कुछ बयान ऐसे उन्होंने दे दिए, कुछ उनके क्लिप्स वायरल हो गए जब वो मिनिस्टर थे। तो मेरे हिसाब से कि जब उनके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा तो थोड़ा सा बीजेपी इस पे संकोच कर सकती है। इसके साथ साथ देखिए जो सबसे ताकतवर चीज उनके साथ है वो क्या है कि आरएसएस के एक पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो आरएसएस के साथ तो एक लंबे समय से काम कर चुका होता है। वो एबीवीपी के दौर से काम कर रहे हैं राधा मोहन सिंह, मतलब छात्र संगठन से वो जुड़कर काम कर रहे हैं, और अब तो बीजेपी में बहुत बड़े ओहदे तक, मतलब मिनिस्टर तक पहुंच गए वो। हालांकि उनके साथ जो एज फैक्टर है वो उनकी तमाम योग्यता पर भारी पड़ रहा है, और वही शायद मुझे लगता है कि रोक रहा है केंद्र नेतृत्व को, या रोक सकता है केंद्र नेतृत्व को कि उनके नाम पर शायद विचार विमर्श ना किया जाए। तो फिर अगली पर्ची देख लेते हैं। अगर राधा मोहन सिंह हाँ, बिहार, आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया। हाँ। तो देखिए ऐसा मुझे लगता है कि बिहार चुनाव से ज़्यादा इस वक्त बीजेपी के लिए जो ज़रूरी है वो महाराष्ट्र चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है। या मुझे बीजेपी के लिए एक जो लगता है कि महाराष्ट्र से भी ज़्यादा ज़रूरी बीजेपी के लिए क्या है, वो है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, ये दो ऐसा, मतलब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा भी जाता है और कई बार नहीं भी रखा जाता है। जैसे कि नितिन गडकरी को जब बनाया गया तो इसका ख्याल रखा गया, राजनाथ सिंह को जब बनाया गया तो आने वाले भविष्य के चुनावों का ख्याल रखा गया। अभी जो अध्यक्ष बनेगा इतना तो तय है कि उसके नेतृत्व में बीजेपी को कम से कम 7-8 स्टेट ऐसे हैं जहां चुनाव लड़ने पड़ेंगे। वो स्टेट ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, बिहार आपके सामने ही है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, इसके अलावा आप आ जाइए दिल्ली है। ये तमाम स्टेट में आपको चुनाव लड़ने के लिए उतरना पड़ेगा। तो जब आप उसके पास राज्यों में जिम्मेदारी, अभी मतलब राज्यों में चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र में कोई बड़ा चुनाव अभी 5 साल बाद ही होने हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी इस वक्त ज़्यादा मेरे हिसाब से फोकस इस बात पर करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हुए कि कोई क्षेत्र का, मतलब किसी विशेष क्षेत्र विशेष का कोई चेहरा चुनकर लाए और उसमें जातिगत समीकरण को भी साध ले, उसमें उस क्षेत्रीय मतलब समीकरण को भी साध ले। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र या फिर दक्षिण भारत के किसी स्टेट का कोई आदमी। चलिए देखते हैं फिर अगली पर्ची में कोई है क्या महाराष्ट्र का या फिर किसी और। बीएल संतोष पर्ची दिखाते चलिए सबको नाम के साथ। अब देखिए बीएल संतोष, मैं तो सबसे पहले इस नाम से असहमत हूँ, ये नहीं हो सकते। अगर ये होते हैं, बहुत ताकतवर अगर आदमी ये है। होते हैं तो नहीं है, मुझे लगता है ये होते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में बड़ी परेशानी बन जाएगी। देखिए इस चुनाव में अनुपम जी जो कुछ भी हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें बीएल संतोष का बहुत बड़ा योगदान रहा इस खराब प्रदर्शन में। होता क्या, यहाँ पे मैं अपनी बात रखूंगी, जब हार जाता है ना कोई या कम सीटें आई हैं तो बहुत सारे लोगों पे ठीकरा फूटना शुरू हो गया। अगर अभी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर देती यूपी में तो ये आदमी होता बीएल संतोष, जिसको एक जिम्मेदारी या ये कहा जाता कि हाँ ये इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। बीएल संतोष पर्दे पर ना आते हो, लेकिन पर्दे के पीछे की उनकी भूमिका बहुत तगड़ी है। चलते हैं अनुपम जी के पास, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 30-33 सीटें आई, 34 सीटें आपकी, वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आई। कोई कह रहा है कि एक पत्रकार है बहुत बड़े, वो उनका सारा वही खेल तो मैं कह रहा हूँ, उनका खेल है, उसमें बीएल संतोष का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने कई लोगों से मुलाकात नहीं की जब इनसे बोला गया कि वो आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में अगर जिस तरीके से अमित शाह को देखते हैं, थोड़ा कम लेवल पर आ जाइए, ये भी कम ताकतवर नहीं है। नहीं, ताकतवर है और करीबी अमित शाह के निश्चित तौर पर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो है बीएल संतोष को बनाने के पीछे वजह ये हो सकती है कि जिस तरीके से मनमुटाव की खबरें लगातार आ रही है, इंद्रेश कुमार हो या फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत हो, वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेंगे बीजेपी में, शायद जो फिलहाल ढीली हो रही है। इसे ऐसे समझिए, बीएल संतोष इस वक्त पूरे संगठन में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, नंबर 2 की। अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस वक्त से इनकी यही पोजीशन है, और ये राष्ट्रीय महासचिव मतलब संगठन के अलग अलग महासचिव, ये संगठन के मतलब संगठन देखते हैं। और ये वो कुर्सी होती है जिस पर कोई बैठने वाला जो चेहरा होता है
वो आरएसएस से आता है। आरएसएस से ही आता हाँ, है, आरएसएस से ही आता है, दूसरा कोई बैठ नहीं सकता। और इस वक्त जो आपने कहा कि नाराजगी चल रही है, इंद्रेश कुमार ने बयान दिया, या फिर हमने देखा कि मोहन भागवत और योगी जी की मुलाकात होनी है, हमने देखा कि इतने दिनों से आरएसएस चुप बैठा था, अचानक ये नतीजों में थोड़ा सा, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ग्राफ नीचे गिरा तो आरएसएस के अब लोग बोलने लगे हैं संकेतों में। आरएसएस कभी भी संकेतों में ही बात करता है, तो वो संकेतों में बोलने लगे हैं, कुछ इशारा वो मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो बीएल संतोष वो कड़ी हो सकते हैं जो अभी थोड़ी नाराज़गी दिख रही है, उस कड़ी में एक ब्रिज का काम कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी कड़ी बन सकते हैं जो दोनों को, जो अभी दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है आरएसएस और पार्टी में, उसको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा उनके पास, मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पावर है। अभी आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों में, मतलब खास तौर पर 2020 के बाद बीजेपी ने अपने कई राज्यों के मुख्यमंत्री को बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि बीएल संतोष की एक सलाह पर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री रातों रात बदला जा सकता है। लेकिन ये सर, आपने मीटिंंग की तस्वीरें देखी होंगी, मोदी बैठे हैं, नड्डा जी बैठे रहते थे, तीसरे चौथे नंबर पे वो बैठे रहते थे। मुझे लग रहा है ये तब तक था ना जब तक आपके प्रदर्शन ठीक थे, जब तक 282 303 आपके पास था। आप पावर तो अभी कम नहीं हुआ है ना, पार्टी में पावर तो आपका कम नहीं हुआ है। और यही नहीं, जो ये एज फैक्टर वाला, जो मैं राधा मोहन सिंह के बारे में कह रहा था, जो एज फैक्टर वाली चीज़ें अप्लाई की गई हैं, जब से बीएल संतोष आए हैं उनका कद बढ़ा, तब से कुछ ज़्यादा अप्लाई हुआ है। और यही नहीं, जैसे कि आप दक्षिण भारत में देखेंगे बीजेपी के परफॉर्मेंस के ग्राफ को लगातार ऊपर जाते हुए देखेंगे आप, उसमें बीएल संतोष वो चेहरे रहे हैं, जैसे कि अन्नामलई को लाना, उसके बाद सौंदर्य राजन को लाना, फिर जो गठबंधन हुआ अभी टीडीपी का और जनसेना का, पवन कल्याण की पार्टी का, ये पिरोना, फिर एआईएडीएमके से साथ छोड़ना, मतलब कि जो बैसाखी थी एआईएडीएमके बीजेपी की, उसको छोड़ के आगे बढ़ना। आपने देखा होगा कि केरल में पार्टी का ग्राफ बढ़ा, वहाँ सांसद बढ़े पार्टी का। केरल में पार्टी अब विचार करे अकेले चुनाव लड़ने का, मतलब अब चुनाव डायरेक्ट फाइट करेगी। वो अभी भी उतरती थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा ज़ोर शोर से उतरी, क्योंकि अब उसके सांसद आ गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी हारी, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ चेहरे बदले गए, जैसे कि येदुरप्पा को बदल दिया गया वहाँ पर। तो ये जो सारी चीज़ें निकल के आई, इसके पीछे जो असली जो दिमाग कहा जाता है वो बीएल संतोष का ही है। वो परफॉर्मेंस पे विश्वास रखते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस पे किसी स्टेट की जिम्मेदारी दी गई। अब बहुत लोगों को ये शंका होती है कई बार कि उत्तर प्रदेश में तो केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं, फिर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी जाती है। लेकिन उन लोगों को जो ये सवाल उठाते हैं उनको ये पता ही नहीं कि 2019 में केशव प्रसाद मौर्य, महाराष्ट्र में जो प्रचंड जीत मिली थी बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को, वो करने वाले केशव प्रसाद मौर्य थे। वहाँ जो उन्होंने संगठन में काम किया था, उसकी जो पूरी उनको चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी थे और यूपी के, तब भी यूपी उनका में प्रदर्शन तब अच्छा भी था। प्रदर्शन अच्छा रहा। तो ऐसा क्या है, उनके बारे में कहा जाता है कि भले वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते लेकिन संगठन में लोगों को छिटकने नहीं देते। ये है, आपने देखा होगा कि इस बार जब अनुप्रिया पटेल चुनाव हारी तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, और जब तक केशव प्रसाद मौर्य की चलती थी वो कभी नाराज नहीं हुई, कभी नाराज नहीं हुई। राजभर गए, राजभर फिर वापस लौट कर आए, इसके पीछे भी केशव प्रसाद। और केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर जिसका हाथ है, कहते हैं कि वो बीएल संतोष है। मतलब उनकी बहुत। इसके साथ साथ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, बीजेपी में जो आप जितने भी मतलब प्रचार के लिए जो भी स्ट्रैटेजी आप देखते हैं, वो बीएल संतोष और उनकी टीम तैयार करती है। बिल्कुल। और वो कितना एग्रेसिव रखना है, कितना कहाँ स्लो करना है, क्या उसका मैकेनिज्म होगा, ये सारी प्लानिंग। अब ऐसे समझिए कि जैसे कि मोदी जी के लिए आँख कान का काम करते हैं अमित शाह, वैसे ही अमित शाह जी के लिए काम करते हैं बीएल संतोष। इसी तरह एक कड़ी है, उसमें आगे कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर उसमें
भूपेंद्र यादव भी आ जाएंगे। ठीक है, हम तो बीएल संतोष के नाम को एक जो है 3-1 से मजबूत आप नाम मान लिया अच्छा, जाए। लेकिन मैं लेकिन कर्नाटक से आते हैं। लेकिन एक- अनुपम जी, संगठन का 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी कोई क्राइटेरिया है? हाँ, वो तो इनका तो 13 साल का है। ये काम नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन का मतलब होता है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ओवरऑल वो आरएसएस में भी काम कर चुके हैं, तो उनका वो भी एक्सपीरियंस गिना जाएगा। अब उसमें एक चीज़ और है कि कर्नाटक से ये आते हैं, लेकिन कर्नाटक में पार्टी का परफॉर्मेंस खराब हो गया, वहाँ सरकार गिरी, आपने देखा होगा। तो शायद ये सब चीज़ें हैं जो अभी तक इनको आपने कभी भी ऐसा मतलब टीवी पे आपने देखा होगा क्या बीएल संतोष को किसी ने कुछ बोलते हुए, पार्टी के लिए करते हुए? आपने बहुत कम देखा, बहुत रेयर केस में अभी आपने देखा होगा, बहुत कम। मतलब ये ऐसे हैं कि पर्दे के पीछे रहकर सारी भूमिका तय कर देते हैं और वहीं से बैठकर सारी प्लानिंग कर लेते हैं और ग्राउंड पर जाते हैं। मतलब ऐसा पर्दे के पीछे अगर बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड से इनकी कनेक्टिविटी नहीं है। ग्राउंड पे एक एक कार्यकर्ता से कौन क्या कर रहा है, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको ज़बान पर उनके याद होता है कि किस इलाके में कौन सा कार्यकर्ता कौन से पद पर बैठा हो। ये मतलब इतना उनकी पकड़ है। तो ये उनका कद थोड़ा बढ़ाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक दावेदार हैं और प्रबल दावेदारों में से एक। बिल्कुल। अब आगे के नामों पर देखते हैं, चर्चा करते हैं किसका नाम आता है पर्ची में। दिखाइए पहले दर्शक। वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे फेवरेट नम्रता की। नहीं, मेरी फेवरेट नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम अभी तक बात कर रहे हैं, जितनी भी हमने पर्चियां बनाई हैं, ये पर्चियां भी मेल डोमिनेंट रही हैं। इसमें ये जितनी भी पर्चियां हैं, इसमें पुरुषों के नाम ज्यादा है नेताओं के, इकलौती वसुंधरा राजे हैं। क्या इस बार ये फैक्टर काम नहीं कर सकता कि राजस्थान से चुना जाए बीजेपी का अगला अध्यक्ष? और दूसरी बात, वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना, कोई माने या ना माने, लेकिन लॉस तो हुआ है। 25 से आप 14 पर आ गए हैं। तो ये, हालांकि मैं इस तरफ नहीं जा रही हूँ वसुंधरा राजे की तरफ, लेकिन क्या ये एक फैक्टर नहीं हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी मौका दे दे, 3 साल बाद फिर चेंज कर देंगे? ऐसा मुझे लगता है कि शायद वसुंधरा राजे के नाम पर पार्टी विचार भी ना करे। विचार भी ना हाँ, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए वो महारानी हैं, अब ये सोचिए कि अपने जिस वो बिरादरी से आती हैं, वहाँ उनमें उस बिरादरी पे उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। और जो हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे राधा मोहन सिंह के नाम की, कि राजपूतों से नाराज़गी की वजह से कोई राजपूत बन सकता है क्या, कोई ठाकुर बन सकता है? तो उस हिसाब से देखा जाए तो वसुंधरा राजे भी उस खांचे में फिट बैठती हैं। लेकिन इनकी और दिल्ली की इतनी बार आपसी तनातनी हो चुकी है कि उसके बाद शायद इनके नाम को या इनके हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर, चूंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी का एरा चल रहा है, गुजरात की पूरी टीम हावी है, तो शायद गुजरात की टीम चाहेगी नहीं कि अपनी पकड़ ढीली करे। अगर वहाँ से ढीली करती है तो शायद उसका नुकसान आने वाले दिनों में सीधे मोदी जी को उठाना पड़ सकता है या अमित शाह जी को उठाना पड़ सकता है। तो गुजरात की टीम चाहेगी नहीं कि वो वसुंधरा राजे को ये जिम्मेदारी सौंप कर कुछ अपने लिए जोखिम मोल ले ले। तो शायद मतलब ये कहना कि वसुंधरा राजे के नाम पर कोई चर्चा होगी, मुझे लगता है कि शायद चर्चा भी ना हो, ऐसा पार्टी के नाम में भी, मतलब विचारों में भी ये नाम ना हो। लेकिन आपको पता है कि बीजेपी कुछ भी करने के लिए जानी जाती है। बिल्कुल। अब जैसे बीजेपी को लगता होगा कि अब नहीं, बदलना चाहिए नेतृत्व, तो अब गुजरात को पीछे होके हटकर राजस्थान जाना चाहिए। राजस्थान से किसी को बनाने के पीछे कोई मजबूत वजह भी नजर नहीं आती। ना तो वहाँ चुनाव है, ना सरकार है ही राजस्थान में। वसुंधरा राजे के अपने बेटे को चुनाव, मतलब पार्टी ने टिकट दिया ही, आपने देखा होगा झालावाड़ बारा से उनको टिकट मिला, झालरा पाटन से खुद वसुंधरा राजे लड़ी। अब कोई वजह बचता नहीं है। सब मतलब जितने भी अहम पद होते हैं, जितनी बार आपने जो चाहा पार्टी ने आपको वो दे दिया, तो आपके पास कोई ऐसी वजह नहीं कि आप बगावत करें पार्टी से, या आप ये उम्मीद करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी कुर्सी भी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे की दावेदारी थोड़ी कमजोर पड़ती है। और यही नहीं, राजस्थान में भी, राजस्थान में भी उनकी स्वीकार्यता उस हद तक नहीं है। बिल्कुल। और 5 साल बाद कुछ आना है राजस्थान में, उससे पहले आपने जैसे जिक्र किया कुछ है नहीं, तो वसुंधरा वो मुझे लग रहा है कि मुझे भी कमजोर कड़ी नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच भी अध्यक्ष पद को चुनने में टकराव हो सकता है? आरएसएस चाहे कि मैं इसे बनाऊं, बीजेपी चाहे कि नहीं इसे बनाया जाए, वहां भी कुछ ऐसी टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है?
देखिए अभी तक तो एक समन्वय ही दिखा है, हो सकता है इस बार अब टकराव दिख नहीं रहा ना हाँ। समन्वय। नहीं, इसे नहीं, आप अब इस ऐसा दुनिया नहीं में- कह सकते कि टकराव है। जो देखिए बात रखने का यही तो डेमोक्रेसी है कि आप बात तो कोई भी रख सकता है, बात तो कोई भी इसी रख सकता है अनुशासन की कि बात करते थे हम बीजेपी में कि कांग्रेस तो पार्टी ने अनुशासन टूटा नहीं है। कोई भी आदमी पार्टी फोरम में ही बात रखता है। जैसे कि मान लीजिए आरएसएस के किसी आदमी ने कोई बात कह दी तो उसमें ऐसा कोई नाम लेकर कहा कि मोदी जी ने हमने कुछ कहा और बात ना मानी हो, ऐसा अभी किसी आपने कहा कि आरएसएस संकेत में जो है बात करता है, हाँ, तो और वो संकेत में जाहिर बात है। करता है, लेकिन उस संकेत से अनुशासन नहीं टूट रहा है। जो आप अनुशासन टूटने की बात कर रहे हैं उससे कहीं अनुशासन टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा, या जो पार्टी में अभी तक जो मतलब व्यवस्था बनी हुई थी वो व्यवस्था कहीं टूटती हुई नजर नहीं आ रही। वो जो कुछ कमजोर कड़ियां हैं उसको सुधारने के लिए संकेत दिए जा रहे हैं। पर्ची खोलो फिर मैं अगली। बिल्कुल, अगली पर्ची खोलिए। जो प्रबल दावेदार है वो यहाँ रखते जाना। अगली पर्ची कौन है? साउथ के सुपरस्टार, अगर बीजेपी की बात करूं तो अन्ना मलाई। मुझे लगता है कि ये तो नाम हमें खारिज कर देना चाहिए क्योंकि इनकी योग्यता नहीं बनती है। योग्यता नहीं है, अभी बहुत 15 साल, मुझे लगता है जो 15 साल का जो प्राथमिक सदस्य होने का जो एक बेसिक योग्यता है वो इनके पास नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि साउथ में और ज्यादा मजबूत खुद को करना है। हालांकि इनको अब प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष बना दिया गया तो वहां भी प्रदेश नहीं अध्यक्ष था। बनाया गया, लेकिन तो राष्ट्रीय वहां- अध्यक्ष बहुत बड़ी बात है। तो अभी अन्ना मलाई की। वहां पर भी जो मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए थी वो इनके पास नहीं थी, लेकिन एक प्रयोग किया बीजेपी ने, अच्छा प्रयोग किया था। तो लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बना दिया जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं। हालांकि इनकी जितनी लोकप्रियता है तमिलनाडु में उतनी लोकप्रियता तो उत्तर भारत में भी होने लगी है। उत्तर भारत में भी लोग इनको सुनते हैं और हिंदी भी बोल लेते हैं बहुत अच्छी। तो इनके खिलाफ बस वही जा रहा है कि अभी नए नए आए हैं नौकरी अच्छा, छोड़कर। अभी जब मैंने कहा कि हिंदी बोल लेते हैं अच्छी, तो अगर बीजेपी के कुछ अध्यक्षों का आप लिस्ट देखेंगे जैसे कि नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, उसके बाद अमित शाह, उसके बाद जेपी नड्डा, उससे पहले भी जितने लोग रहे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी रहे या फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी, उन लोगों को ही ज़्यादा मतलब महत्व मिला या बने जो हिंदी बेल्ट पर को अच्छी साथ पकड़ सकें। रखते थे या हिंदी अच्छी बोलते थे। भाषा में कोई मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो हिंदी बेल्ट से दूर वाले हों। तो इस बार भी अगर कुछ ऐसा मुझे लगता है कि पार्टी ज़रूर सोचेगी और के अन्ना मलाई को अभी थोड़ा और मैच्योर बिल्कुल होना पड़ेगा। नेता के तौर पर तो उनमें कोई त्रुटियां अभी नहीं दिख रही हैं, अच्छा ही बढ़ रहे हैं। बस वही है कि अभी नए नए आए हैं और फिर इतने सीनियर नेताओं को लीड कर पाना मुझे लग रहा है कि अभी इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, इसीलिए अन्ना मलाई की अगली चर्चा- पर्ची आप खोल सकते हैं। अगली पर्ची खोल सकते हैं। अभी प्रबल दावेदार में एक ही नाम कौन था? बीएल संतोष। बीएल संतोष। फग्गन सिंह कुलस्ते नागपुर से हैं, पिछली बार कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, वर्धा से आते हैं और ये इनका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये हालांकि बीच में ये विवादों में फंसे थे, जेल भी गए फॉर वोट के मामले में, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला से चुनाव जीत रहे हैं और 6 बार विधायक, 6 बार सांसद, मतलब बहुत तगड़ी पकड़ है इनकी संगठन के ऊपर और अपने जीत के ऊपर भी बहुत मतलब आत्मविश्वास के साथ ये चुनाव लड़ते हैं। अब की बार भी ये जीते हैं। केंद्र से भेजे गए थे मध्य प्रदेश अभी इसी वजह से। तो अभी मुझे लगता है कि ये नाम थोड़ा कहना कि बन सकते हैं जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी एक जो मैंने कहा ना कि जो गुजरात के साथ कनेक्शन है वो उस मामले में ये थोड़े पिछड़ जाते हैं, क्योंकि ये आडवाणी जी के समय वाले नेता रहे हैं, ये शिवराज जी वाले मतलब ग्रुप के लीडर रहे हैं। ये पिछली मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी राज्य मंत्री रहे थे, पिछली सरकार में भी मंत्री। तो ऐसे में योग्यता तो भरा हुआ है इनमें और संगठन से जुड़े हुए तो लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन पे भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी रहे हैं। तो उस कंट्रोवर्सी के आधार पर अब जैसे बीजेपी अक्सर राहुल गांधी को टारगेट करती है, सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को टारगेट किया जाता है। सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी में जो भी अध्यक्ष बना उस पर कभी भी पैसों को लेकर घपले घोटाले का आरोप नहीं लगा, मतलब कि डायरेक्ट वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व हो ऐसा कुछ नहीं लगा, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, जेपी नड्डा हो, मतलब पैसों के मामले में। लेकिन ये चूंकि कैश फॉर वोट के मामले में जेल भी जा चुके हैं यूपीए सरकार के टाइम में, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2016 तक, मतलब मोदी सरकार के आने के बाद भी वो मामला चल रहा था। 2016 में शायद वो मामला खत्म।
तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि अध्यक्ष बनाने के बाद ऐसे सवाल उठें कि भाई आपने इस तरीके के व्यक्ति को, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अगला नाम कौन है अभिषेक जी? विनोद तावड़े, ये नाम भी प्रबल दावेदार है मेरे हिसाब से। तो है। ये बहुत बिहार अच्छा- के अभी प्रभारी हैं। हाँ। और ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि बीजेपी जहां फंसती है विनोद तावड़े वहां दिखता है। वहां विनोद तावड़े को लगा दिया जाता है। और देखिए और जब महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव भी है और लोकसभा में महाराष्ट्र स्थिति- के चेहरे बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर बड़ा सूट करते रहे हैं, मतलब अच्छा लगता है। और बिल्कुल जब- नितिन गडकरी जब- हाँ, के वक्त भी तो मुझे लगता है कि ये दावेदार हो सकते हैं। फैक्टर भी काम कर सकता है। हाँ, ये भी काम कर सकता है। और इसके अलावा क्या कि अभी जो पिछला 2 अध्यक्षों को बनाने का ट्रेंड रहा है उसमें देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। और ये उस लॉबी से भी आते हैं जो गुजरात के लोग, जो गुजरात के नेता बैठे हुए हैं या मोदी जी की जो टीम है उस टीम से डायरेक्ट एक कनेक्शन बड़ा भी है विश्वास इन इनका। पर है। आप देखिए और जब आपको एक हाँ, और हर जगह जहां भी जिम्मेदारी मिली, ये एक तरीके से मोदी जी कहते हैं ना, मोदी की गारंटी, वैसे विनोद तावड़े जीत की गारंटी के तौर पर कुछ ही नेता हैं, जैसे कि उनमें BL संतोष हो गए, विनोद तावड़े हो गए, ओम माथुर हो गए, सुनील बंसल हो गए। इन्होंने मतलब अपने पूरे करियर में जहां जिम्मेदारी मिली वहां पर बहुत कम ही ऐसा रहा, कम चांसेस बने कि वहां बीजेपी हारी हो। तो विनोद तावड़े अभी बिहार के प्रभारी हैं, आपने देखा बड़ा रोल रहा। बड़ा रोल जब रहा। और अभी सत्ता आई, अभी फिर कहा बिहार जाता है कि अगर ये बिहार के प्रभारी नहीं होते, कोई और होता, तो शायद बीजेपी और सीटें वहां पर लूज कर और सकती। नुकसान हो सकता था। नीतीश ही ना आ पाते, नीतीश ही ना आते। बहुत इन्होंने अच्छा मैनेज किया वहां पर। और यही नहीं, आप देखिए कि इनके परफॉर्मेंस का क्या नतीजा रहा। महाराष्ट्र में चुनाव है, बीजेपी को अच्छे से पता था कि अजित पवार गुट की नाराजगी भारी पड़ सकती है। पता है, अजित पवार गुट को कैबिनेट मिनिस्टर का पद नहीं मिला, जबकि उसके भी एक सांसद हैं। इसके अलावा देखिए तो 16 सांसद टीडीपी के थे। मांझी के एक सांसद उनको हाँ, कैबिनेट मैं मिल यही गया। कहने वाला था कि मांझी को सिर्फ एक सांसद में दो मिनिस्टर की, एक सांसद और मांझी को मिनिस्टर बनाया, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, स्टेट मिनिस्टर नहीं। तो इससे पता, अब मांझी देखिए, मांझी की उम्र हो गई, इसके बाद भी उन्हें बनाया, और क्या बनाया गया, MSME मंत्रालय दिया गया, लघु उद्योग मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय और बड़ा मंत्रालय उनको दे दिया गया। मतलब कि जो मोदी जी का नारा था मेक इन इंडिया वाला, वो मेक इन इंडिया एक्चुअल में कौन देखता है, वो MSME ही देखता है। उसकी जिम्मेदारी किसको दे दी गई, मांझी को दे दी गई। और चिराग पासवान को उस कैबिनेट में कैबिनेट का दर्जा दिया गया, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया उनको। वो देखिए, एक तो युवा हैं, दूसरे में उनका फेस एक ग्लैमरस फेस है उनका, तो उसका उनको भी कैबिनेट में लाने का जो फैसला रहा, उसके पीछे विनोद तावड़े की सोच रहे, ऐसा लोग कहते हैं। बिल्कुल। और ये नाम है कि विनोद तावड़े जिम्मेदारी भी संभाल लेंगे, संगठन अगर से बहुत महाराष्ट्र की लंबे बात वक्त से हैं। करें तो जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर पाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये तो बड़े फेस हैं महाराष्ट्र के। मुंबई की किसी सीट से ये चुनाव जीते भी हैं इस बार। मुंबई लोकसभा की जो कोई एक सीट है, वहाँ से चुनाव जीते भी हैं। और इसके साथ साथ इनकी चूंकि महाराष्ट्र से ये जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा महाराष्ट्र में अच्छा कनेक्शन भी है, हिंदी भी बहुत अच्छा बोलते हैं ये। तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने में एक बड़े फेस हो सकते हैं। और बिल्कुल सही, जिस तरीके से विनोद तावड़े को लेकर हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटा तो बहुत बड़ा योगदान रहा इनका नीतीश कुमार को खींच के लाने में। फिर से प्रभारी थे ये वहाँ के, बीजेपी के साथ सरकार बनी, और फिर अब देखिए उसका कितना बड़ा फायदा मिला। सोचिए नीतीश ना आते तो इनका क्या हाल होता। 292 आप मुश्किल हो गया फिर तो विनोद तावड़े ने बहुत सोच समझकर फैसला उस वक्त लिया था, जब बहुत आलोचना हुई कि इनको सरकार नहीं बनानी थी नीतीश कुमार के साथ, लेकिन उन्होंने सोचा था कि लोकसभा में इसका हमें फायदा मिलेगा। तो ये एक अध्यक्ष के तौर लंबी पर सोच लेकर चल। हाँ, एक प्रबल दावेदार हैं। सुनील बंसल राजस्थान के रहने वाले हैं और मतलब मैजिकल संगठन के पुरोधा चेहरे हैं। कहे जाते हैं। हाँ, संगठन के पुरोधा हैं। अब इनके पूरे करियर में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एक ही जगह, एक वो स्टेट था, मैं वो भूल रहा हूँ, सिर्फ एक जगह बीजेपी हारी, बाकी जितनी जगहों पे इनको बिठाया गया वहाँ बीजेपी जीतती ही जीतती। काम करने का तरीका भी इनका बड़ा अलग। उत्तर प्रदेश में भी 2022 का जो इलेक्शन हुआ था, वो
देखने वाल की जिम्मेदारी इनको थी। और बहुत शानदार, क्या मतलब ऐसा लग रहा था 2021 में कि योगी सरकार के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसको रोक दिया अगर किसी ने। और संगठन में जो नाराजगी चल रही थी योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उस समय क्या था कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण हो गया था, एनकाउंटर हो रहे थे। हाँ। उसमें कुछ ब्राह्मण, रायबरेली मामले के बाद जब 5 लोगों को मार दिया गया, से विकास दुबे को मारा गया, दुबे वाला मामला था। लखनऊ में एक आध एनकाउंटर हुए थे, उस पे योगी सरकार पर सवाल उठने लगे थे कि जो ब्राह्मण हैं चेहरे, उनको मारा जा रहा है चुन चुन कर। तो उसको जो डैमेज कंट्रोल किया वो सुनील बंसल ने ही किया, और बड़ा अच्छा उन्होंने टिकट बंटवारे में भी आप देखेंगे। और एक जो बात मैं पहले कह रहा था आपको, महाराष्ट्र में जीत के लिए केशव प्रसाद मौर्य को इनाम मिला वापस डिप्टी सीएम के तौर पर, वो उस समय सुनील बंसल के साथ ही थे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिलकर और इनका काम करने का तरीका देखिए, इनकी तस्वीरें कभी कभार अगर आ जाती हैं तो ये हमेशा दिखते हैं कि कागज पेन लेके आज भी एक एक चीज़ नोट करके रखते हैं, बैठे हैं कहीं पर किसी टेबल में कहीं ज़मीन पर। तो इनका मैंने उत्तर प्रदेश में देखा था, इनसे एक बार मुलाकात भी हुई थी, जब बातचीत हुई तो मतलब स्ट्रेटजी ऐसी है कि दूर तलक की पहुंच, केवल लखनऊ नहीं देखना कि लखनऊ में जो दिख रहा है, हर दिन अपडेट लेते हैं कि जो कार्यकर्ता नीचे तबके तक है जो रिपोर्ट कर रहा है उससे तक अपडेट लेते हैं कि हाँ क्या माहौल है। तो मुझे सुनील बंसल एक प्रबल दावेदार दिख रहे हैं, अगर ये होते हैं तो ये बीजेपी के लिए मुझे फायदेमंद। और सबसे बड़ी बात कि वो उस टीम से जुड़े हुए हैं जिस टीम के लोग अभी अध्यक्ष बनते आ रहे हैं, ये उस टीम से जुड़े हुए हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। और राजस्थान में जो हम थोड़ी देर पहले ये वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा कर रहे थे, राजस्थान से अगर मान लीजिए किसी को बनाना भी हो तो मुझे लगता है कि वसुंधरा का नाम वहाँ काटा जाएगा और सुनील बंसल का नाम वहाँ जोड़ा जाएगा। एक नाम शायद मुझे लग रहा है और आएगा वहाँ से अभी भूपेंद्र यादव। बेशक, इनमें कोई दो राय नहीं भाई। एक बेहतरीन, आपने थोड़ी देर पहले कहा था, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि राजस्थान से एक और नाम आएगा। भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद हैं, और देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि बीजेपी का एक नियम रहा है, एक व्यक्ति एक पद, और इनके पास मंत्रालय है, और इनको अभी मंत्रालय रिजाइन करवाएंगे, और इनको अभी चुनाव लड़वाई है बीजेपी ने, तो दूसरी बार मंत्री बने हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये तो वैसे ही अभी तुरंत आपको मंत्री बनाकर तुरंत बीजेपी इस्तीफा देने के लिए नहीं गए। हाँ, बाकी नाम तुरंत आपने चुनाव, और अगर नाम पर चर्चा करेंगे तो नाम में इनमें कोई दिक्कत है नहीं, भविष्य में आपको दिख सकते हैं। इन्होंने झारखंड चुनाव, बस जैसे सुनील बंसल के बारे में कहा जाता है वैसे इनके बारे में कहा जाता है, ये सिर्फ 2015 में बिहार इलेक्शन हारे, बाकी कहीं नहीं हारे। और जो सारे जो मतलब ऐसा करिए कि कह लीजिए आपकी पार्टी अगर कहीं सरकार में नहीं होती, जैसे मध्य प्रदेश का आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूटी, कांग्रेस टूटने के बाद वहाँ बीजेपी की सरकार बनी, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वहाँ पर कहाँ बीजेपी नहीं है और सत्ता में वहाँ पहुँचना है तो वहाँ पर भूपेंद्र यादव को लगा दीजिए। इसलिए अमित शाह इन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ऐसा आप कई रिपोर्ट्स में कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आंख बंद करके भरोसा किया जाता है इनके ऊपर। और इसी वजह से अब हालांकि एक और बात है कि चूंकि अब ये चुनाव लड़ने लगे हैं, तो चुनाव लड़ने लगे इसका मतलब है कि अब ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे। और कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अलवर जैसे जहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से चुनाव लड़ाएगा। और वहाँ पर पहले एक योगी जी थे, बाबा बालकनाथ योगी, जो उनको विधायक बनाकर वो सीट जब खाली हुई तो भूपेंद्र यादव वहाँ से चुनाव लड़े। बिल्कुल, बस अभी वही इनका वही है कि अभी मंत्री बने हैं तो फिर हाँ, तो इनके नाम पर चर्चा है। बिल्कुल। अगली पर्ची देखते हैं नम्रता। जो मेरे हाथ में पर्ची है, मैंने पहले ही नाम देख लिया, मुझे लगता है कि खारिज कर देंगे सिरे से आप, अनुराग ठाकुर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, मुझे भी नहीं लगता कि इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ, मैं नहीं खारिज करूंगा। हाँ, इनके नाम को खारिज इसलिए नहीं किया जा सकता कि किसी ने सोचा नहीं था। देखिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी जब इनको दी गई, उससे पहले इनके पास खेल कूद मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, और खेल कूद और युवा मंत्रालय की जिम्मेदारी। तो नरेंद्र मोदी का जो एक मतलब इमोशन था वो यूथ के प्रति था। सबसे पहले जब 2014 में आए थे तो उनकी पर्सनालिटी से यूथ कनेक्ट कर रहा था खुद को, कि मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया है, कहीं गंदा मत करो, यूथ उतर आया। मोदी जी ने आपने देखा होगा कि फिट इंडिया मुहिम चली, उस फिट इंडिया मुहिम को अनुराग ठाकुर ने बहुत आगे बढ़ाया।
जब वो मंत्री भी होते थे, उसके बाद इनको उस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई जहां पर अब तक यही माना जाता रहा था कि चूंकि बहुत लोगों को सरकार का पूरा चेहरा आपको दिखाना होता है, तो आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डायरेक्ट किसी युवा चेहरे को नहीं दी जा सकती, कोई अनुभवी आदमी ही वहां बैठाया जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद को जब हटाया गया तो अनुराग ठाकुर को वहां बैठाया गया। अनुराग ठाकुर ने जब जैसे ही संभाला मंत्रालय, उन्होंने बहुत अच्छे, मतलब मोदी सरकार की जो इमेज थी वो विदेशों में भी अच्छी दिखी और देश में भी अच्छी दिखी। तो ये जो काम था। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे फेक न्यूज़ का भारत में बहुत सारा एक बाजार चल रहा था, उसको कैसे रोका जाए, पूरी सिस्टम तैयार की अनुराग ठाकुर ने पूरा। बिल्कुल, रविशंकर प्रसाद के टाइम पे ट्विटर से इतनी लड़ाई थी, उसको सॉल्व कर दिया कितनी आसानी से, कुछ पता ही नहीं चला। नहीं तो रोज लड़ाई हो रही थी ट्विटर और केंद्र की। तो कई चीज़ें ऐसी थी कि अनुराग ठाकुर के पक्ष में वो जा रही हैं। केवल एक विवाद आया वो महिला पहलवानों वाला हाल फिलहाल में, कि उसमें उन्होंने उतना अच्छे तरीके से एक्शन नहीं लिया ब्रिजभूषण के खिलाफ। बाकी मुझे लगता है अगर इस नाम पर चर्चा करते हैं, युवा भी हैं, युवाओं को आपको इन्फ्लुएंस करना है, तो अनुराग ठाकुर का नाम उस समय ब्रिजभूषण के मामले में चीज़ें ऐसी थी कि कोई भी कार्रवाई होती है वो कानूनी तौर पर होती है। अगर ब्रिजभूषण दोषी हैं तो अदालत में ये मामला चल रहा था। अब उस समय कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया कि लोग चाहते थे कि ब्रिजभूषण को एकदम बीच चौराहे पे फांसी दे दो, क्योंकि उनका गुस्सा इस लेवल पे पहुंच गया था। लेकिन कोई भी कार्रवाई होती है तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है, तो वो कार्रवाई हो रही थी। ब्रिजभूषण के खिलाफ जो गुस्सा था वो एक मतलब फैब्रिकेटेड गुस्सा था। उस गुस्से में आप देखेंगे, हाँ, महिला पहलवानों के साथ बुरा हुआ, उसके लिए आपने देखा सरकार का कोई मिनिस्टर नहीं गया, ये बहुत शर्म की बात थी। कोई नहीं गया, कोई बात नहीं कर रहा था। और बाद में जब मामला बिल्कुल बिगड़ गया तब सरकार के लोग कोशिश कर रहे थे कि वो माहौल ठीक करे, वो उसमें देर हो गई थी। ब्रिजभूषण पर कार्रवाई करने में भी देरी हुई। देखिए, कार्रवाई मतलब ऐसा बनाया गया माहौल कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि ब्रिजभूषण को जेल में डाल दो। लेकिन किसी को जेल में डालना ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो पुलिस जांच करती है, उसके खिलाफ सबूत आता है, वो पूरी प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा कि अब आरोप पत्र दायर हो गया है, अभी भी कार्रवाई चल रही है इस मामले में। ब्रिजभूषण को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो ये सब सरकार की कार्रवाई का ही नतीजा था। लेकिन थोड़ा देर कर दी कार्रवाई में, सरकार ने थोड़ी देर कर दी, बस इतनी सी बात थी उस समय, वरना सरकार की छवि उससे पहले भी बहुत अच्छी थी। तो अनुराग ठाकुर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो हाँ, एक हो सकता, और इनको अभी मंत्रालय भी नहीं दिया गया। और जैसे हिमाचल से जो है नड्डा साहब आते थे, अब वो भी एक फैक्टर हो सकता है। उनके पिताजी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं भाई बीसीसीआई में, तो एक अच्छा खासा उनका रहा। मैंने आप तीनों की बात सुन के इधर रख दी है ये प्रबल दावेदारों में, लेकिन मेरा मन कहता है कि नहीं बनेंगे बीसीसीआई। अब हम यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते कि कौन बन जाएगा। पता चला कि हम जिन नामों की चर्चा करें उनमें से एक आदमी भी ना बने, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जितने आप लोगों ने एकदम ऐसे कहा ना कि नहीं ये सब चीजें इनके साथ जा रही हैं, मुझे वो एक भी फैक्टर जाता हुआ नजर, ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है, नहीं मेरे हिसाब से इनके साथ सारी चीजें इसलिए प्लस पॉइंट है कि एक तो ये युवा चेहरे हैं, ऊपर से क्या कि सबसे कम एज में मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा हो उसके ये अध्यक्ष बने। और जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, इससे पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाला सिर्फ एक ही आदमी था, वो नरेंद्र मोदी जी थे। आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी एक साथ जब रथ यात्रा निकली थी वो गई थी। और दूसरे में लाल चौक पर जब जाना बहुत मुश्किल होता था तब अनुराग ठाकुर निकले थे पैदल, और उस समय ये पूरे देश में वहाँ से हीरो बन गए थे जब इन्होंने ये एक नारा दिया था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना है। और बहुत कार्रवाई हुई इनके खिलाफ। यूपीए गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में वो 2007-8 का दौर रहा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2007-8 का दौर रहा होगा। अनुराग ठाकुर ने इतनी लाठियाँ खाई, इनको रोका गया बहुत सारी। उस समय यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए 1 की सरकार हुआ करती थी, और इन्होंने पार्टी के युवाओं में जो भावना भरी थी कि वहाँ चलकर तिरंगा फहराना, लाल चौक जाना है आपको, वहाँ तिरंगा फहराना है, उस भावना ने इनको युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया था। मुझे बस अगर लगता है कि अगर एक तो ये, और इसके साथ साथ भाजयुमो के सबसे लंबे वक्त तक ये अध्यक्ष रहे। इसके साथ साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स इन्होंने की है। और जब इन्होंने, आप सोच कर देखिए, जब इन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की थी तब की पीढ़ी आज
किस लेवल पे पहुंच गई है, मतलब कहाँ पहुंच चुकी होगी। तो वो अगर इनको बनाया जाता है तो वो पीढ़ी इनसे खुद को कनेक्ट कर पाएगी। तो एक इनके साथ प्लस पॉइंट है। दूसरे में कि ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इन्होंने ये भी देखा है कि एक पूरा जो सिस्टम है वो कैसे चलाया जाता है। बीसीसीआई तो कोई छोटी मोटी संस्था है नहीं, विदेशों में आपको बड़े बड़े मतलब तरीके अपनाने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको डील करना पड़ता है, भारत को वहाँ पर ऊपर करना पड़ता है, भारत को अपनी बात मनवानी होती है, तो ये सब चीज़ें इनको आता है। दूसरे में कि इन्होंने उस दौर में अनुभव हासिल किया जब वाजपेयी जी गठबंधन की सरकार चला रहे थे, उस दौर का इनके पास अनुभव, मतलब तब से इन्होंने सीखना शुरू किया था। सुषमा स्वराज जी के साथ इन्होंने काम किया बहुत लंबे टाइम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इनके फेवर में जाती हुई नज़र आती। ऊपर से क्या कि इनके पिताजी मतलब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के, तो सरकार कैसे चलाना ये भी इनको आता है। उन्होंने देखा है, अपने पिताजी से सीखा ही होगा। तो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो एक जो कनेक्शन है ये कि जेपी नड्डा साहब भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से इनकी लॉटरी लग जाए इस मामले में। बिल्कुल। तो अनुराग ठाकुर प्रबल दावेदारों में है। अंतिम नाम पर्ची में किसका है? ओम माथुर। ओम माथुर राजस्थान का सीएम बनने की बहुत बात चली थी जब उस टाइम पे। और देखिए इनके साथ एक बार मैं सुन रहा था कि इनके साथ और सुनील बंसल जी की आपस में कुछ विवाद हो गया था, और वो शायद उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, जिससे इनको उत्तर प्रदेश से जाना पड़ा था। वरना जो 2019 की जो जीत थी उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा 2017 की जो जीत थी, वो कहा जाता है कि उसके पीछे माथुर का बहुत अभी किसी को यकीन नहीं था कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल चुनाव हुए, वहाँ बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। कैसे था वो तो, और वहाँ की जिम्मेदारी इनको मिली थी, तो इन्होंने बहुत शानदार वहाँ पर काम किया। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि इनको थोड़ा नेपथ्य में भेजने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये खुद अपनी क्षमता से आते हैं। अब इनको एक बड़ा टास्क भी मिलता रहता है, और उन्होंने साबित किया है। और आरएसएस से आते हैं, आरएसएस में लंबे वक्त तक रहे हैं। मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ ही एक नेता हैं जिनको कहा जाता है कि वो मैजिक कर सकते हैं, जिनमें से एक नाम ये हैं। लेकिन इनके साथ भी बहुत सारे विवाद जुड़े रहे हैं। पार्टी के संगठन के भीतर इनके खिलाफ भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, तो शायद वो उन आरोपों की वजह से इनका पत्ता कट सकता है। लेकिन और कई बार ऐसी भी खबरें आई कि इनसे अमित शाह भी नाराज़ हो जाते हैं। जैसे यूपी से जब इनको वापस लिया गया था, तो उस समय कहा गया कि दिल्ली बहुत नाराज़ है, और तभी आप देखिए अमित शाह ही अध्यक्ष हुआ करते थे। तो शायद इस वजह से इनका पत्ता कट जाए। ये प्रबल दावेदारों में मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। और अगर होते हैं तो केवल आरएसएस से आते हैं, लंबे वक्त तक आरएसएस के साथ काम किया। तो और राजस्थान वही से एक, हाँ राजस्थान से, वही मैं कह रहा, राजस्थान से ये भी है। मुख्यमंत्री बनाने की बात उस वक्त चल ही रही थी, तो यही इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि आरएसएस से लंबे वक्त से लगभग 30 साल। तो चलिए अब हमारे पास प्रबल दावेदारों में 4 नाम है। अब एक एक नाम आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अनुराग ठाकुर एक नाम, चारों में पहले से। रख दीजिए विनोद तावड़े का। सुनील बंसल 2 और विनोद तावड़े, बीएल संतोष। सबसे ऊपर रखिए विनोद तावड़े आप, नंबर 1। नहीं, आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है? विनोद तावड़े मेरे हिसाब नमताब? से। और विनोद तावड़े। आप? नम्रता इसलिए नाराज हो गई क्यों उनकी वसुंधरा राजे जी को हमने अध्यक्ष नहीं और बनाया। दूसरा नाराज मैं इसलिए हो गई क्योंकि अनुराग ठाकुर को आप बनाने पे और मेरे एक और विनोद बात, तावड़े, आपके विनोद तावड़े। दूसरा मेरा अनुराग ठाकुर नाम होगा यहाँ पे। ये 2 मेरे अध्यक्ष दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है? विनोद तावड़े के हाँ, बाद विनोद किसका तावड़े, नंबर? मेरे ख्याल विनोद तावड़े या बीएल संतोष में से कोई एक, या अनुराग ठाकुर में से। विनोद तावड़े, अनुराग ठाकुर, मैं भी इसी के साथ समर्थन करूंगा। और देखिए वैसे तो हम इसलिए पर्ची निकाल रहे थे, क्यों निकाल रहे थे ये तो हमने पहले ही बता दिया कि पर्ची सिस्टम ही पार्टियों में चल। हाँ, यही बात होती है कि बीजेपी कांग्रेस के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है। कांग्रेस में भी क्या होता है, पर्ची आता है और पर्ची पढ़ा जाता है और बता दिया जाता है। बीजेपी में भी वही होता है, कोई फर्क नहीं है। कहने के लिए संविधान में लिखित रूप से लिखा गया है कि वोटिंग होगी, मतदान होगा, मतलब मतदान गुप्त होगा, ये सब लिखा गया है, लेकिन मतदान होता नहीं है। और जो बीजेपी के अध्यक्ष होते हैं उनकी सैलरी भी होती है। 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख 1.25 लाख तक उनकी सैलरी होती है। मतलब उनको आप ऐसा समझिए कि एक कैबिनेट रैंक का दर्जा जैसे मिल जाता है।
सुरक्षा मिलता है ऊपर से, वो अलग सुरक्षा मिल जाती है उन्हें। जैसे कि अभी जेपी नड्डा साहब को मेरे ख्याल में जेड की सुरक्षा मिली थी, जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली थी उनको, क्योंकि वो बीजेपी अपने आप को दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने कार्यकर्ता हैं उसके कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस लिहाज से एक सिक्योरिटी थ्रेट था उनके ऊपर, तो इस वजह से उन्हें सुरक्षा भी दी गई थी। हालांकि ऐसा नहीं होता है, कई दूसरी सरकारें होती है, समीक्षा की जाती है कि आपके अध्यक्ष को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, उस हिसाब से ऊपर नीचे भी होता रहता है। लेकिन एक अभी तो जो पावर है वो कैबिनेट रैंक के एक मिनिस्टर के बराबर का है। चलिए, अभी दो नाम बहुत मजबूती के साथ सामने आए, विनोद तावड़े और बीएल संतोष। अगर इन दो नामों का मैं तीसरे नंबर पर अगर अनुराग ठाकुर को रखे तो नम्रता नाराज होंगे, फिर चौथे नंबर पर रख देते हैं अनुराग ठाकुर को, सुनील बंसल को तीसरे नंबर पर ले लेते हैं। बात सारी ये है कि इन सारे नामों में से हटके कोई और नाम भी सामने आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। आपके हिसाब से कौन बन रहा है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसको बनना चाहिए, आप हमें जरूर बताइएगा। देखिए, आप जो भी नाम बताएंगे उनमें अमित शाह और जेपी नड्डा तो नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो राजनाथ सिंह भी नहीं हो सकते हैं। तो आगे कौन हो सकता है, आप नाम बता सकते हैं?